निशा क्लासेज एट यूके। चलिए करते हैं स्टार्ट आज मॉक टेस्ट 2। आज भी मैंने आपके लिए वही क्वेश्चन बनाए हैं जो कुछ आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं, कुछ आपके उत्तराखंड जीके से हैं, कुछ इंडियन जीके। मतलब जो आपका जो फर्स्ट पेपर है जो 50 नंबर का है वहाँ से मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग भी इसमें रहेगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच विस्तार से भेदभाव करने का अवसर मिलता है? क्योंकि देखो पेपर का ट्रिपल एससी जो हो चुका है बहुत स्टैंडर्ड हो चुका है, तो पेपर का लेवल थोड़ा हो सकता है अब की बार स्टैंडर्ड रखें तो अच्छे क्वेश्चन पढ़ के जाएँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षण के किस स्तर, तो आपका जो सिलेबस में है लेवल ऑफ टीचिंग वहीं से ये क्वेश्चन है। किस स्तर में शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच विस्तार से भेदभाव करने का अवसर मिलता है? 2 बार मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया। ऑप्शन आप देख चुके होंगे, स्मृति स्तर, समझ स्तर और परावर्तक स्तर या स्वायत्त विकास का स्तर। तो किस स्तर पर जो ये बात कही गई है ऐसा अवसर मिलता है, आपको आंसर आता है तो आप इसमें टिक लगा लीजिए। और वैसे इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, समझ का स्तर। तो यानी जो समझ का स्तर है उस स्तर पर शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच विस्तार से भेदभाव करने का अवसर मिलता है। अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच विस्तार से भेदभाव करने का स्तर अवसर मिलता है किस पे, समझ के स्तर पे। शिक्षण के जो लेवल ऑफ टीचिंग है ना आपके, वहाँ से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शिक्षण के किस स्तर पर गहन चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? शिक्षण के किस लेवल पर गहन चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, आप बताइए, जो गहन चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाएगा शिक्षण के किस स्तर पे, तो ये हो जाएगा आपके चिंतनशील स्तर पे समझा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे, बहरे और गूंगे किस श्रेणी में आते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, सामाजिक रूप से विकलांग या उपरोक्त में से एक से अधिक? जो अंधे, बहरे और गूंगे हैं वो किस श्रेणी में आएंगे आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएंगे आपके शारीरिक रूप से विकलांग की श्रेणी में। अंधे, गूंगे, बहरे आएंगे आपके शारीरिक रूप से विकलांग की श्रेणी में। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि हैं? जो त्रुटियां होती हैं एरर्स, वो किसके लिए अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि होते हैं? ठीक है, शिक्षार्थियों के लिए या अध्यापकों के लिए? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा है, ठीक है। तो जो त्रुटियां हैं वो किसके लिए क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि होती हैं? केवल ए, केवल शिक्षार्थियों के लिए, केवल बी, केवल अध्यापकों के लिए, ए और बी दोनों के लिए, या शिक्षार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए वो त्रुटियां जो हैं वो क्या होती हैं, क्षेत्र एवं अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि होती हैं। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि ये केवल शिक्षार्थियों के लिए, केवल अध्यापकों के लिए या दोनों के लिए ये क्या होते हैं, अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। जो त्रुटियां होती हैं वो अध्यापक और शिक्षक दोनों के लिए क्या होती हैं, ये नहीं है सीखने के क्षेत्र, बिल्कुल सीखने के क्षेत्र होती हैं त्रुटियां, है ना। एरर्स से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अध्यापकों और छात्रों दोनों के लिए क्या होती हैं, अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रमुख संचार अवरोधक हो सकता है? क्या पूछा गया है, ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रमुख संचार अवरोधक हो सकता है? प्रौद्योगिकी, वैधता, छात्र समुदाय या आपका संस्कृति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑनलाइन शिक्षण के लिए कौन सा आप यहाँ पे संचार अवरोधक हो सकता है, संचार यानी कम्युनिकेशन बैरियर कौन सा हो सकता है? प्रौद्योगिकी हो सकता है, वैधता हो सकता है, छात्र समुदाय हो सकता है या संस्कृति हो सकती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं और इसमें से भी एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पे भी लिंग एक और ऑप्शन था। तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है विकल्प केवल ए, बी एवं सी। तो
थोड़ा सा इसको हम बैक करके चलते हैं, केवल ए, बी एवं सी। तो आप बता सकते हैं इसमें प्रौद्योगिकी, तो बिल्कुल संचार अवरोधक प्रौद्योगिकी हो सकता है, छात्र समुदाय भी हो सकता है, संस्कृति भी हो सकती है इसमें, लेकिन इसमें ये देखिए लिंग भी हो सकता है। तो इसमें आंसर आपका केवल ए डी ई, यहाँ पे है ए डी ई। तो चलिए देखते हैं ए डी ई क्या था। ए डी ई, तो ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रमुख संचार अवरोधक क्या हो सकते हैं, ए, डी और ई, यानी प्रौद्योगिकी आपकी अवरोधक हो सकती है, ठीक है, संस्कृति अवरोधक हो सकती है, और इसमें जो लिंग है वो अवरोधक हो सकता है, ठीक। तो ये 3 चीज़ें अवरोधक हो सकती हैं, प्रौद्योगिकी, आपका संस्कृति और लिंग, ये संचार अवरोधक हो सकते हैं ऑनलाइन शिक्षण के लिए। वैधता और छात्र समुदाय इसका आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर सूची दी गई है। एक सूची है आपकी शिक्षण विधियों की, दूसरी है आपकी उन्हें प्रभावी बनाने में सहायक कारक। पहली है आपकी शिक्षण विधि व्याख्यात्मक विधि, हमें मैच करना है इसमें, ठीक है। तो व्याख्यात्मक विधि कहाँ से मैच करेगी, क्या छात्र, और ए वाला ऑप्शन है छात्र की स्वायत्तता को बढ़ाएगी और सीखने को बढ़ाएगी, नहीं, विचारों का खुला और सहयोगात्मक आदान प्रदान, चर्चा करके सीखना, या व्यवस्थित चरण दर चरण प्रस्तुति। आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। फिलहाल हम कोशिश करते हैं। जो खोज विधि होगी वो क्या करेगी, यहाँ पर कोई 4 ऑप्शन आपको दिखा देती हूँ मैं, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 2 का क्या, चर्चा में हम क्या करेंगे, तो 3 का तो ऑब्वियसली बी होना चाहिए। चर्चा में हम क्या करेंगे, आपके विचारों का खुला और सहयोगात्मक आदान प्रदान, ऑब्वियसली चर्चा में हम ये करेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत विधि में क्या करेंगे, स्वायत्तता को बढ़ावा देगी और सीखने को बढ़ाएगी, ये तो अपने आप पता चलेगा जब व्यक्तिगत विधि। और खोज विधि में क्या करेंगे हम, खोज विधि में हम करके सीखते हैं, 2 का सी हो जाएगा। और व्याख्यात्मक विधि में हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यवस्थित चरण दर चरण प्रस्तुत, जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं ना, व्यवस्थित और चरण दर स्टेप बाय स्टेप हम उसमें चलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन आपका इसमें सी वाला होना चाहिए। व्याख्यात्मक विधि का व्यवस्थित और चरण दर चरण प्रस्तुति, खोज विधि का ऑप्शन सी करके सीखना, थर्ड विधि चर्चा का हो जाएगा विचारों का खुला और सहयोगात्मक आदान प्रदान, और व्यक्तिगत विधि का हो जाएगा छात्रों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना और सीखने को बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, वैसे इसका ऑप्शन सी ही इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूह शिक्षण की अवधारणा को सबसे बेहतर ढंग से वर्णित करता है। थोड़ा सा इसमें फिट नहीं हो रहा था, और हमने इसका, मुझे लगता है फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा करना चाहिए, फिर भी आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। कौन सा कथन समूह शिक्षण की अवधारणा को सबसे बेहतर ढंग से वर्णित करता है। एक है 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं समूह शिक्षण में, 2 से अधिक शिक्षक समान कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते और पढ़ाते हैं। क्या ऐसा होता है समूह शिक्षण में? 2 से अधिक शिक्षक अपनी विशेषता के अनुसार समान कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं, और शिक्षकों का एक समूह जो छात्रों को पढ़ाने के लिए तैयार और उपलब्ध रहता है। तो यहाँ पर बात भी है समूह शिक्षण की अवधारणा को सबसे बेहतर ढंग से कौन वर्णित करेगा। 2 से अधिक शिक्षक, 2 सब जगह 2 से अधिक शिक्षक हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 2 से अधिक शिक्षक अपनी विशेषता के अनुसार समान कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। तो ये है आपका समूह शिक्षण की सबसे अच्छी जो विशेषता, या समूह शिक्षण को सबसे ज़्यादा जो अच्छे ढंग से प्रेजेंट करता है वो यह है कि 2 से अधिक शिक्षक अपनी विशेषता के अनुसार समान कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और इसमें पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है?
शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पे, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पे, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत या शारीरिक शिक्षा सिद्धांत। तो जो ये शिक्षण की खेल कूद विधि है, इसको तो सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, जो खेल कूद विधि है वो किस पर आधारित है, आप आंसर देंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपके वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है शिक्षण की खेल कूद विधि। समाजशास्त्रीय सिद्धांत पे नहीं है और शारीरिक शिक्षा सिद्धांत इन पे नहीं है, बल्कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत पे है। आगे बढ़ते हैं। सीखने के उद्देश्यों का अर्थ है, जब हम सीखने के उद्देश्यों की बात करते हैं तो सीखने के उद्देश्यों में क्या आएगा, सीखने का आरोप, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि या इच्छित शिक्षण परिणाम। जब लर्निंग करते हैं तो लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्या होते हैं, उसका मतलब सीखने का आरोप, ये तो शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है नहीं इसका आंसर। संक्षिप्त परिणाम है क्या, या शैक्षिक उपलब्धियां हैं, या इच्छित शिक्षण परिणाम है। ठीक है, तो सीखने के जो हमारे अधिगम के जो लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या है हमारे, इसका है ऑप्शन डी, यानी इच्छित शिक्षण परिणाम। तो सीखने के उद्देश्य क्या होते हैं, इच्छित शिक्षण परिणाम, यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है। जो किंडरगार्टन शब्द है जर्मन भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है आपके बच्चों का बगीचा होता है किंडरगार्टन शब्द का अर्थ। अब आप बोलेंगे ये तो भैया हम तो एलटी का पेपर दे रहे हैं, यहाँ पे आएगा नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत एग्ज़ाम मैं बता रही हूँ आपको, अपना अनुभव है कि थोड़ा बहुत इधर उधर अगर पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं, ये जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं वहीं से क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, सीडीपी वगैरह के। तो आप इनको थोड़ा आंसर सुन लीजिए कि दिक्कत क्या होती है आपको, है ना। आप आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी ये मॉक टेस्ट है ना। चलिए, किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की स्थिति किस प्रकार की होती है। भाई जब बगीचा वाली बात हो रही तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, शिक्षक की स्थिति इसमें माली की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली छात्रों को क्या सिखाती है, मनोवैज्ञानिक विधि के माध्यम से लेखन और पढ़ने के कौशल सिखाती है, स्वशिक्षा की प्रणाली में विश्वास नहीं करती है, छात्रों में आत्म अनुशासन विकसित नहीं करती है, या छात्रों की रुचि और जिज्ञासा को पर्याप्त महत्व नहीं देती है। तो जो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली है, आप सभी जानते होंगे इन चीज़ों के बारे में, और छात्रों को मनोवैज्ञानिक, अब मेरे पे अब कमेंट आने लग जाएंगे कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, जो हमारे एग्ज़ामिनर होते हैं क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो अदर जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं का क्वेश्चन पेपर उठा के बना देते हैं। ठीक, अब हर बार व्यवस्था वैसी नहीं होती है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस था, चलता है कई बार ऐसा। ठीक है, तो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली छात्रों को मनोवैज्ञानिक विधि से लेखन और पढ़ने के कौशल सिखाती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के। नेक्स्ट है, मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली क्या है। शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित, बच्चे पर केंद्रित, या अध्ययन सामग्री पर केंद्रित। तो सभी जानते होंगे जो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली है वो किस पर है, शिक्षक पर नहीं है, पाठ्य पुस्तक पर नहीं है, अध्ययन सामग्री पर नहीं है, बल्कि बच्चे पर केंद्रित शिक्षण प्रणाली है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रणेता कौन थे। बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने क्या करा है ना, मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको अभी तक क्लासेस भी करवाई हैं और मैं आपको अभी जो ये मॉक टेस्ट भी करवा रही हूँ, तो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम NVS, KVS, DSSB, अदर स्टेट के जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं और आपके TGT के टीचिंग एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। TGT यानी LT की जो एग्ज़ाम होता है ना, उन्हीं के मैं आपको करवा रही हूँ। तो ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन बिल्कुल, और ये एग्ज़ाम में हर बार टफ क्वेश्चन, थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ठीक है, तो शिक्षण की जो ह्यूरिस्टिक पद्धति है उसके प्रणेता कौन थे, सभी जानते होंगे, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। क्या है ये, E. आर्मस्ट्रांग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शिक्षण प्रणाली में इंद्रियों के शिक्षण पर जोर दिया गया था। किस शिक्षण प्रणाली में, किंडरगार्टन, मोंटेसरी, ह्यूरिस्टिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूरिस्टिक में तो नहीं था और किंडरगार्टन में भी नहीं था, बल्कि जो मोंटेसरी प्रणाली था उसमें इंद्रियों के शिक्षण पर जोर दिया गया था। यह प्रणाली विद्यार्थियों को अपने प्रयासों से
तथ्य, नियम और सिद्धांत खोजने, प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित करने और सामान्य नियमों को परिभाषित करने के लिए प्रशिक्षित करती है। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? ध्यान से पढ़िएगा। विद्यार्थियों को अपने प्रयासों से तथ्य, नियम और सिद्धांत खोजने, प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित करने और सामान्य नियमों को परिभाषित करने के लिए प्रशिक्षित करती है। तो किससे संबंधित है? मॉन्टेसरी से भी नहीं होगा, किंडरगार्टन से भी नहीं होगा और खेल पद्धति से भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ह्यूरिस्टिक शिक्षण पद्धति क्या करती है? विद्यार्थी को अपने प्रयासों से तथ्य, नियम और सिद्धांत खोजने, प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित करने और सामान्य नियमों को परिभाषित करने के लिए प्रशिक्षित करते। क्योंकि मैंने पढ़ा 2 बार इसलिए ना, क्योंकि ये पढ़ने वाला ही क्वेश्चन है, जब पढ़ेंगे तभी आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण पद्धति किससे संबंधित है? सभी जानते होंगे प्रोजेक्ट शिक्षण पद्धति हमारी किससे संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूसो तो नहीं है, फ्रोबेल भी नहीं है, बल्कि कौन है? डेवी और किलपेट्रिक आर्मस्ट्रांग हमने अभी देखा था किससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके डेवी और किलपेट्रिक किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट शिक्षण पद्धति से। प्रोजेक्ट यानी परियोजना वाला। शिक्षण की परियोजना विधि विद्यार्थी को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है। क्यों करती है ये प्रदान? क्योंकि यह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विविधताओं को स्वीकार करती है। यह विद्यार्थी की गुप्त शक्तियों का विकास करती है। विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। यह तर्क पर विचार करने और बहस करने पर का अवसर देती है। क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है। क्योंकि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है परियोजना विधि, क्योंकि विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। इसलिए परियोजना विधि विद्यार्थी को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक प्रकार की सभी शिक्षण विधियाँ जैसे किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन, बेसिक और प्रोजेक्ट विधियाँ किस सिद्धांत पर आधारित हैं? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन, बेसिक और प्रोजेक्ट विधियाँ किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ये तो नहीं है। लैब मेथड है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी नहीं, लैब तो नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, बल्कि ये सभी गतिविधि के सिद्धांत पर आधारित हैं। कौन सी? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन, बेसिक, प्रोजेक्ट विधियाँ सभी के सिद्धांत पर आधारित हैं, गतिविधि के सिद्धांत पर आधारित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी 20 और ये भी 20। चलिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में व्यवसाय कौशल का विकास करना, छात्रों में सामाजिक जागरूकता विकसित करना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना या छात्रों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो सभी पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी सभी जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो उद्देश्य है वो होना चाहिए व्यावहारिक जीवन के लिए छात्रों को तैयार करना। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आपको आता होगा तो अच्छी बात है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, नीचे वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 4 + 1/4। 4 + 1/4 एलसीएम लिया। ठीक है, 16 बना और 16 + 1 17 बटा ये आपका 4 हो गया है। ठीक है, 17/4। अब ये 17/4 ये वाला पार्ट हो गया। तब हम ये करेंगे सॉल्व। 4 + 1 यहाँ पे जो आया था वो है 17/4। इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा यानी 4 ऊपर चल जाएगा और ये 17 यहाँ आ जाएगा। इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 4 जार 68 और 68 + 4 कितना होता है आपका? 72/, ये हमारा 17 हो गया। यानी ये वाला पार्ट भी हमारा 72/17 हो गया। अब ये हमारा बचा 4 + 4/72/17
17। तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये बनेगा 4 + 4 इंटू ये 17 ऊपर चला जाएगा और ये 72 यहाँ पे डिनोमिनेटर में रह जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 4 + 68/72। और ये किससे करता है देखते हैं। 4 एकम 4 और 17 चौकोण 18 चौको 72। और ये इसको हम इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 72 प्लस और ये 17 अपॉन ये आएगा 18 और ये हमारा आ रहा है 89/18। तो 89/18 तो इसमें कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ये 18 होना चाहिए था, तब इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। एक बार आप ज़रूर करके देखिएगा। वैसे ही इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, जैसे मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले नीचे वाला पार्ट हमने सॉल्व किया 4 + 1/4। तो 4 + 1/4 जब मैंने सॉल्व किया तो 4 मैंने एलसीएम लिया और यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई इसमें क्या 16 + 1 17/4 बन गया। अब सबसे नीचे वाला पार्ट 17/4 बनाए तो फिर हम इसके ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 4 + 1/17/4 1 ये तो ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, 4 सबसे ऊपर चल जाएगा। फिर यहाँ पे 17 अगर एलसीएम आया तो 17 के 4 में मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 68 + 4 = 72/17। यानी पूरा का पूरा डिनोमिनेटर आपके आ गया 72/17। तो उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया था 4 + 4/70/17 और इस फ्रैक्शन को भी मैंने क्या किया उल्टा किया। तो इस 17 के साथ 4 के साथ चला गया तो 17 × 4 68 हुआ, यहाँ पर आ गया और ये 72 डिनोमिनेटर में। अब हमने क्या किया, पहले इनको कैंसिल करने की कोशिश करी। कैंसिल हो रहे थे ना बढ़िया से, तो जब ये कैंसिल हो रहे हैं तो हमने क्या करा, यहाँ पे कैंसिल कर दिया इसको। तो ये हुआ आपके 4 से कैंसिल हुए, 17/18 आ गया। अब 18 एलसीएम आएगा, 18 की मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा 72 और 72 + 17/18 = 89/18। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर में ही मिस्टेक थी। आप भी इसे करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आंसर इसका ये आ रहा है, बाकी तरीका इसका यही होता है। नेक्स्ट है, एक श्रेणी दी गई है 1/8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। 4 चीज़ें दी गई हैं और हमें बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है। ठीक है, बेंगलोर, नागपुर, भोपाल और लखनऊ। तो सभी इसका आंसर बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो बेंगलोर जो है वो कर्नाटका की राजधानी है, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यानी तीनों राजधानी है, नागपुर इसमें राजधानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइबरनेटिक्स शब्द में कौन से अक्षर का स्थल अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान रखता है। यहाँ पर ये दिया गया है एक शब्द, इसमें बताना है कि इसका जो कौन सा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान रखता है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में A B C D ऐसे नंबरिंग चलेगी ना, 1 2 3 4। तो बताना है कि यहाँ पे कौन सा वो अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला के समान ही अपना स्थान रखता है। पहले देखते हैं इसमें अक्षर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो इसमें हमारे पास अक्षर हैं, 11 अक्षर हैं। ठीक है, तो 11 से ऊपर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी हम 11 अक्षर है तो 11वें तक के स्थान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे E F G H आपके I J 5 6 7 8 K L 9 10 11 की हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपका C तो पहले नंबर पे है। ठीक है, कौन सा स्थान है, कौन सा अक्षर जो है I देखते हैं हम, I तो 9वें नंबर पे है। यहाँ पे I देखते हैं कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो I जो वर्णमाला में है वो भी 9वें नंबर पर, यहाँ पे भी I जो 9वें नंबर पे है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C I। ठीक है, तो जो साइबरनेटिक शब्द में जो आई है वह अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान रखता है। यहाँ पर भी 9वें स्थान पे है और वर्णमाला में भी ये 9वें स्थान पर रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्णों के निम्नलिखित अनुक्रम में विलुप्त पद क्या है।
एक श्रेणी दी गई है यहाँ पे इनकी अल्फ़ाबेट्स की। देखना है कि विलुप्त पद कौन सा है जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अच्छा, ए के बाद 2 गैप है, बी और सी, उसके बाद आया है डी, फिर ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, 4 के बाद आई। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि वाई तक क्या आ जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे प्लस में हुआ है, कुछ स्क्वायर में हो रहा है। ठीक है जैसे यहाँ पे 2 का गैप है, 2 का स्क्वायर 4। अब मुझे लगता है कि जो 4 का स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे क्या था वो, ए बी सी, 2 गैप के बाद डी, ई एफ जी एच, 4 गैप के बाद आपके आई आया है। आई के बाद वाई कौन से नंबर पे आता है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। अब देखिए यहाँ पे जो आएगा, पहले 2 में आया, ठीक है, फिर 4 में आया। ठीक, अब वाई से पहले एक और है जो बीच में आना है। तो सीरीज़ क्या चली है, ये दिया तो ये 2 के मल्टीप्लाई में होगा, पहले 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर हो सकता है 2 दूना 4, 4 का दुगना 8 और 8 का दुगने 16 के गैप में हो सकता है, या ऐसे हो सकता है फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अभी देखते हैं आई के बाद ये कहाँ पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी 15 का गैप हो रहा है। ठीक है, 2 का गैप करा, ए बी सी डी, डी के बाद ई एफ जी एच, 4 का गैप आई, जे के एल एम एन ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वें नंबर पे ये आ रहा है। फिर इसमें यहाँ पे अब देखेंगे कि बीच में क्या है, 2 का गैप, 4 का गैप, क्या 6 का गैप था, मुझे लगता है दुगने का गैप होगा। ठीक है, 2 का गैप, 4 का गैप, 1 2 3 4 5 6। तो अगर पी आया है तो फिर कितने का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले 2 का गैप है, फिर 4, यहाँ पे 2 का गैप आएगा, फिर 4 का गैप, फिर यहाँ पे 6 का गैप आएगा, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 का गैप आएगा तो ये पी आ जाएगा। फिर 8 का गैप, जो सीरीज़ बन रही है ना, 2 का गैप, 4 का गैप, 6 का गैप और ये आपका 8 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वाई पे आने के लिए 8 का गैप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पे पी आना चाहिए। तो सीरीज़ कैसे चली है ना, सीरीज़ चली है पहले 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 6 का गैप और फिर 8 का गैप। यहाँ पे स्क्वायर नहीं चला है, बल्कि यहाँ पे सिंपली क्या चले हैं, 2 2 के गैप में चले हैं। ठीक, जैसे 2 के मल्टीप्लाई में ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्को 8, पहले 2 के गैप हुए हैं, तब डी आया है, फिर 4 का गैप हुआ है, फिर आई आया है, फिर 6 का गैप हुआ है, ओ आया है, और फिर हमारे पास यहाँ पे 8 का गैप हुआ है तो वाई आया है। यानी जो बीच में मिसिंग था वो हमारा हो जाएगा आपका आंसर पी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे वैसे इतने वैसे आते नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आ जाएगा एग्ज़ाम में, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। हमने बिल्कुल सीरीज चलाई है, देखिए 2 का गैप, 2 का टेबल चला है यहाँ पे, 2 का गैप, 4 का गैप, 6 का गैप और 8 का गैप। ठीक है, और अगर आप इसको पॉज करके दोबारा से भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और तरीका है तो आप उससे भी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ रीजनिंग का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कूट भाषा में 5 to 6 का अर्थ है आसमान नीला है, 24 का अर्थ है नीला रंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 526 का अर्थ है आसमान नीला है, 24 का अर्थ है नीला रंग, और 436 का अर्थ है रंग आनंद है। ठीक है, इस भाषा में आनंद किस अंक से प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत करे होंगे एग्ज़ाम में,
चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। 526 का अर्थ है आसमान नीला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास 526 है वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो 5 कहीं नहीं है, छोड़िए 5 को हम लेंगे ही नहीं है अब इसमें, ठीक है। फ़िलहाल जो 2 है वो कॉमन देखते हैं। 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे शब्द कौन कौन से कॉमन हैं। यहाँ पे एक नीला, दोनों में नीला कॉमन है, तो 2 रिप्रेजेंट करेगा आपके नीला को, ठीक। अब जो 6 है वो यहाँ पर भी है पहले में और 6 लास्ट में भी है, तो लास्ट और फर्स्ट वाले में देखते हैं कौन सा जो शब्द है वो कॉमन है। 3 अक्षर हैं, आसमान नीला है, नीला तो आपका 2 से हो गया, ठीक है। अब बचा आसमान और है, लेकिन यहाँ पर 3 अक्षर कौन से, रंग, आनंद और है भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन है यहाँ पर भी है और है यहाँ पर भी है, यानी जो अक्षर 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो ये 6 रिप्रेजेंट करेगा है को। अब बताइए आनंद कहाँ से आएगा, आनंद क्या है, ठीक है। तो जो नीला रंग, अब यहाँ पे आनंद हमारा लास्ट में आ रहा है सिर्फ, है तो हो गया 6 से, तो 6 नहीं आएगा आंसर। अब बच्चा 4 और 3, तो आनंद या तो 4 है या 3 है, लेकिन एक सेकेंड अभी हम देखेंगे जो रंग है वो यहाँ पर भी है और रंग इस क्वेश्चन में भी है, और यहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं वो कौन से कॉमन हैं। 4 नंबर यहाँ पर भी है, 4 नंबर यहाँ पर भी है, रंग भी कॉमन है, नंबर, यानी 4 नंबर जो है वो रंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 नंबर रंग को रिप्रेजेंट करेगा, 6 नंबर है को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो आनंद हमारा है, आनंद किससे रिप्रेजेंट होगा, जो बच गया हमारे पास 3, तो आनंद रिप्रेजेंट हो रहा है 3 से। समझे आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना कॉमन क्या क्या है। हमने सबसे पहले देखा इसमें कि कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन देखा यहाँ पे नीला और नीला, अक्षर 2, तो 2 हो गया हमारा आपका। हम देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से हैं। 2 हमारा आ गया यहाँ पे आपके नीला से, 2 नीला हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा और कहाँ कहाँ कॉमन है यहाँ भी है यहाँ भी है। 6 कॉमन, 6 हमने कर दिया आपका है से, तो 6 तो यहाँ पे बिज़ी हो गया है, तो 6 आनंद नहीं आएगा। आनंद सिर्फ यहाँ है ना, यहाँ देखा रंग यहाँ भी है, रंग यहाँ देखा, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 आपका रंग हो जाएगा। तो रंग 4 है, 6 आनंद, 6 आपका है, तो आनंद क्या बचेगा, इसका अक्षर 3, तो यहाँ पर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भी साथ में कर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस पुरस्कार देख ले। किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे तो आंसर आपने देख ही लिया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत हो गई थी। तो जो हमारे भारतीय हैं रवि कन्नन, इन्होंने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। किसने जीता है, रवि कन्नन ने, ठीक। थोड़ा पुरस्कार भी आपके एग्ज़ाम में आना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस पेशे से जुड़े लोगों को प्रदान किए जाते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। अब थोड़ा पुरस्कार वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय ने 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। चलिए आंसर आपने देख लिया है। तो रवि कन्नन ने यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है 2023 का, भारतीय ने, ठीक। और लोगों ने भी जीता है, लेकिन जो भारतीय हैं वो है रवि कन्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस पेशे से जुड़े लोगों को प्रदान किए जाते हैं। सभी जानते होंगे, खिलाड़ियों को नहीं मिलता है ये, ठीक है, और आपके सामाजिक कार्यकर्ता को भी नहीं मिलता है, राजनीतिज्ञ को नहीं, तो किसको मिलता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपको मिलता है वैज्ञानिकों को, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट से परमवीर, थोड़ा उत्तराखंड के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने हैं ना। कुमाऊं रेजिमेंट से परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। तो कुमाऊं, सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, आप बताइए और आपको मैं बता दूं
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा है, जिन्हें कुमाऊं रेजिमेंट से परमवीर चक्र मिला था पहली बार। तो ये हैं आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन सी मध्यकालीन पुस्तक उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? अब की बार जो अपर पीसीएस का पेपर हुआ था वहाँ से भी थोड़ा किताबें पूछी गई थी और थोड़ा इसी प्रकार की किताबें अब पूछी जा रही हैं, ठीक है ना। तारीखें बदायूनी, जहांगीरनामा, शाहनामा, शाहजहांनामा या बाबरनामा। तो कौन सी जो मध्यकालीन पुस्तक है उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे जो आपका आएगा बाबरनामा, वो मध्यकालीन जो पुस्तक है उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। कौन नहीं है? बाबरनामा। तो तारीख बदायूनी हो जाएगी, जहांगीरनामा हो जाएगी और शाहजहांनामा क्या हो जाएगी? उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस आयुक्त ने राजस्व पुलिस प्रणाली की शुरुआत की थी? उत्तराखंड, तो जितने SSC के आप एग्ज़ाम देते हैं बहुत बार उत्तराखंड पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। राजस्व पुलिस प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? विलियम टेल ने नहीं करी, गार्डनर ने भी नहीं करी, इबर्टसन है जो यहाँ पे इन्होंने भी नहीं करी, हेनरी रैमजे ने करी थी राजस्व पुलिस प्रणाली की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी दूधातोली श्रेणी से निकलती है? क्या रूपिन सुपिन है, क्या नंदाकिनी मंदाकिनी है, क्या पूर्वी नयार पश्चिमी नयार है, या चंद्रभागा है? तो यहाँ पर जो आपका दूधातोली श्रेणी से निकलने वाली नदी है रूपिन सुपिन, तो आप जानते होंगे, ये तो हिमाचल वाली जो है ना, जो टॉन्स जिनसे मिलकर टॉन्स बनती है, ये तो केदार घाटी वाली है। और चंद्रभागा तो यहाँ नहीं बहती। जो ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार है, ये कहाँ? दूधातोली श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे। कतूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कतूरियों की दरबारी भाषा सभी जानते होंगे, तो क्या थी? आपके संस्कृत थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। कब? 37 में, 38 में, 39 में या 40 में? और ये बहुत अच्छी जो हिस्ट्री, अगर आपने डीपली हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। तो सन 1938 में पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। ये सन जो है ना, इसी सीरीज़ में पूछे गए थे, ठीक। तो थोड़ा डीपली आप चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के पास खगमरा का ऐतिहासिक किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो खगमरा का किला कहाँ है? पहली बात, अल्मोड़ा के पास है। किसके द्वारा बनाया गया? कतूरी चंद गोरखा या ब्रिटिशों के द्वारा? तो उत्तराखंड की हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा आपने पढ़ी है, तो सभी जानते होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कतूरियों के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948 को? तो कब अपनाया था संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप? बहुत से बेसिक क्वेश्चन हैं और लगभग पूछ लिए जाते हैं। संविधान ने ये आपका राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये चीज़ें जो कब अपनाई गई थी, जो हमारा प्रतीक है वो कब अपनाया गया था? थोड़ा इन चीज़ों को भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। लगता है ना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था किसने? संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में स्थित है? एलिफेंट फॉल्स यानी झरना मिज़ोरम, उड़ीसा, मणिपुर या मेघालय? तो जो आपका ये एलिफेंट फॉल्स है, यह किस राज्य में स्थित हो जाएगा? आपके यह हो जाएगा आपके पूर्वोत्तर में, यानी आपके मेघालय राज्य में हो जाएगा एलिफेंट फॉल्स। और कितने क्वेश्चन हैं देखते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? तो यक्षगान जो है आपके कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, ठीक है। और अभी और क्वेश्चन है, किताब उल रिहलाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब उल रिहलाला, थोड़ा सा जो ये मध्यकालीन इतिहास की किताबें हैं ना, ये थोड़ा सा उटपटांग नाम से, और अब नई नई किताबों के नाम एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो किताब उल रिहलाला पुस्तक जो है वो लिखी गई थी आपकी इब्न बतूता के द्वारा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन भी हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले और किसके लिए मिला था, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे आपके सर हरगोविंद खुराना। और किसके लिए मिला था ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आज के क्वेश्चन ख़त्म। तो ये 40 से, ये नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हुई है, तो ये 40-42 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं। तो पूरा एक मॉक टेस्ट मैंने आपको आज करवाया है। इसमें आपका पेडागोजी भी आ गया है, आपके उत्तराखंड